नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी सरोज के इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं डॉक्टर सुमित गौतम आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी की तैयारी एकदम पुख्ता चल रही होगी। निरंतरता से आप तैयारी कर रहे होंगे। दिसंबर के लिए एकदम कमर कस ली होगी आप लोगों ने। और जिन लोगों ने अगस्त में एग्जाम दिया था यूजीसी नेट जेआरएफ का, उन्हें भी रिजल्ट की बहुत उम्मीदें होंगी, बहुत आशा होगी और रिजल्ट आने की बेसब्री होगी कि कब रिजल्ट आए और कब हम चेक करें। तो जल्दी आप लोगों का रिजल्ट आने भी वाला है, शायद आज रात में ही वो अपलोड भी हो जाए। कल भी उन्होंने अपलोड किया था, लेकिन साइट क्रैश होने के डर से उन्होंने वो रिजल्ट हटा दिया था। हो सकता है आज देर रात तक फिर से रिजल्ट अपलोड कर दिया जाए। तो दोस्तों, आप सभी के लिए जिन्होंने भी अगस्त में एग्जाम दिया था, मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं हैं, शुभेच्छा है कि सभी लोग आप उसमें पास करें। तो दोस्तों, ये यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी की क्लास है और जितनी इंपॉर्टेंट ये यूजीसी नेट जेआरएफ वालों के लिए है, उतना ही ये एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का भी दोस्तों सेम सिलेबस है, उसके लिए भी उतनी ही इंपॉर्टेंट ये क्लास है। हम ये यूनिट नंबर 7 पढ़ रहे हैं। यूनिट नंबर 2 भी हमारे साथ साथ में चल रही है। यूनिट नंबर 7 में हमने 10 कहानियां कंप्लीट कर चुकी हैं, जिनका की पूरा विश्लेषण हमने किया है और एकदम समग्र विवेचन आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से मिलेगा। प्लेलिस्ट अलग से बना दी गई है यूनिट नंबर 7 की, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर अवश्य देखें। यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 7 की अलग अलग प्लेलिस्ट बन चुकी हैं। यूनिट नंबर 2 में हम रीतिकाल समाप्त करने वाले हैं और यूनिट नंबर 7 इसमें हम 10 कहानियां कर चुके हैं और आज हम भीष्म साहनी जी की चीफ की दावत, बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है चीफ की दावत, इसे हम पढ़ने वाले हैं। ना सिर्फ इसे पढ़ने वाले हैं बल्कि इसका समग्र विवेचन करेंगे। आप लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट है, एक एक पंक्ति जिससे एक प्रश्न बनता है, वो मैं कहानी के माध्यम से ही आप लोगों को बताऊंगा। मोस्ट इंपोर्टेंट बताऊंगा आपको क्या क्या आ सकता है एग्जाम में, या फिर 100% इसमें से क्या आएगा वो भी बताऊंगा। तो आप कॉपी पेन लेकर नोट करते जाइए जो मैं बोलता हूं, और जो नोट करेंगे, जो भी नोट्स बनेंगे, उसका 2-3 बार रिवीजन अवश्य कीजिएगा, जिससे कि आपकी तैयारी एकदम पक्की हो जाए। तो हम पक्की तैयारी का इरादा लेकर आगे बढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। चीफ की दावत भीष्म साहनी जी की क्लास है। जैसा कि हमने पिछली 2 क्लासेस में किया था, हमने मुंशी प्रेमचंद की जो 2 कहानियां हमारे सिलेबस में लगी हुई हैं, वो दोनों हमने एक एक करके कंप्लीट की है। इसी प्रकार भीष्म साहनी जी की भी 2 कहानियां हमारे पाठ्यक्रम में लगी हुई है। इसे भी हम एक एक करके अल्टरनेट क्लास में इसको कंप्लीट कर लेंगे। पूरा आपको विवेचन इन दोनों कक्षाओं में मिलेगा। भीष्म साहनी की आज एक चीफ की दावत हो रही है। अगली जो कहानी की क्लास होगी उसमें हम अमृतसर आ गया है का संपूर्ण विवेचन करने वाले हैं। तो बने रहिए दोस्तों हमारे साथ में। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि इसमें पूरी जानकारी आप लोगों के लिए नेट के बारे में, एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में, उसमें आने वाले प्रश्नों के बारे में जानकारी आप लोगों को दी जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। इससे पहले ये जानकारी मैं आप लोगों को दे दूं कि यूनिट नंबर 2 इसकी प्लेलिस्ट बन चुकी है हिंदी साहित्य का इतिहास के नाम से। आप चैनल में जाइएगा तो प्लेलिस्ट खोल के देखेंगे तो उसमें हिंदी साहित्य का इतिहास के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, और उसमें इस प्रकार से आपको क्रमवार सारी कक्षाएं मिल जाएंगी। आप क्रम से सारी कक्षाएं देखिए। हिंदी साहित्य का इतिहास में लगभग 30-32 क्लासेस हो चुकी हैं, जो कि प्लेलिस्ट पूरी अपडेटेड है। आप उसमें जाके देखिए, पढ़िए, अपनी तैयारी को पुख्ता कर लीजिए। इसी प्रकार से यूनिट नंबर 7 हिंदी कहानी की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसमें कि 10 कहानियां जो हम करवा चुके हैं वो सारी अपडेटेड हैं, और इस प्लेलिस्ट में जाकर आप यूनिट नंबर 7 की कहानियों की पूरी तैयारी आप यहां से कर सकते हैं। एक एक प्रश्न जो आ सकता है एग्जाम में, वो सब मैंने आप लोगों को पूरे रूप से व्याख्यायित किया है इन क्लासेस में, तो इनको जाकर अवश्य देखिए। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। चीफ की दावत। चीफ की दावत जो कहानी है
ये कथाकार भीष्म साहनी द्वारा रचित है। भीष्म साहनी बहुत ही बड़े साहित्यकार माने गए हैं हिंदी साहित्य जगत के, जिन्होंने कहानी और उपन्यास लिखने में जितना बड़ा नाम कमाया है उतना बड़ा शायद ही किसी ने नाम कमाया होगा। और बहुत ही मर्मस्पर्शी ये कहानियां लिखते हैं, बिल्कुल जमीन से जुड़ी हुई ये कहानियां लिखते हैं। और इसी प्रकार की कहानी चीफ की दावत आज हम पढ़ने वाले हैं। भीष्म साहनी जो हैं वो प्रेमचंद की परंपरा के कथाकार हैं। दोस्तों, ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि किस परंपरा के कथाकार हैं भीष्म साहनी, तो इसे भी याद रखिएगा। अब चीफ की दावत में है क्या, ये देख लेते हैं। कहानी मेरे ख्याल से आप सब लोगों ने स्कूल कॉलेज के दिनों में ये पढ़ी ही होगी, लेकिन नेट जेआरएफ की तैयारी के लिए हम इसको दूसरे नजरिए से पढ़ेंगे, एग्जाम के नजरिए से पढ़ने वाले हैं। चीफ की दावत पंजाबी परिवेश और एक स्वार्थपरक पारिवारिक ढांचे के ऊपर आधारित कहानी है। इसमें पात्र क्या हैं? 3 मुख्य पात्र हैं दोस्तों। एक श्यामनाथ हैं, दूसरा उनकी धर्मपत्नी है और तीसरी उनकी मां है। तो ये 3 पात्र जो हैं ये मुख्य रूप से इस कहानी में आए हैं। चौथे पात्र जो हैं, चौथे पात्र के रूप में श्यामनाथ का बोस, श्यामनाथ के बोस आए हैं चौथे पात्र के रूप में, और बाकी सब जो है वो गौण पात्र आए हैं। ये हम कहानी में आगे देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं कहानी चीफ की दावत। आज मिस्टर श्यामनाथ के घर चीफ की दावत थी। श्यामनाथ और उनकी धर्मपत्नी ने पसीना पोंछने की फुर्सत न थी। उन दोनों को इतने मशगूल थे उस तैयारी में, दावत की तैयारी में, कि उनको पसीना पोंछने की भी फुर्सत नहीं थी। पत्नी ड्रेसिंग गाउन पहने, उलझे हुए बालों का जूड़ा बनाए, मुंह पर फैली हुई सुर्खी और पाउडर को मले, और मिस्टर श्यामनाथ सिगरेट पर सिगरेट फूंकते हुए चीजों की फेहरिस्त हाथ में थामे एक कमरे से दूसरे कमरे में आ जा रहे थे। आखिर 5 बजते बजते तैयारी मुकम्मल होने लगी। कितने बजते हुए तैयारी मुकम्मल होने लगी थी? इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। 5 बजे। कुर्सियां, मेज, तिपाइयां, नैपकिन, फूल सब बरामदे में पहुंच गए। ड्रिंक का इंतजाम बैठक में कर दिया गया। अब घर का फालतू सामान अलमारियों के पीछे और पलंगों के नीचे छिपाया जाने लगा। तभी श्यामनाथ के सामने सहसा एक अड़चन खड़ी हो गई। मां का क्या होगा? देखिए दोस्तों, यहां पर जो है कोई बड़ा आदमी आपके घर में आता है, हैसियत में आपसे बड़ा आदमी कोई आपके घर पे आता है, तो आप अपने घर को जैसा कि आप नॉर्मली रखते हैं उससे बहुत ज्यादा शानदार दिखाने की कोशिश करते हैं। ये आम राय है, ये सब लोग करते हैं। तो इसी प्रकार से जब श्यामनाथ के बोस उनके घर पर आने वाले थे, वो भी दावत के लिए, तो वो अपने घर को पूरा सजा संवार रहे थे। और फालतू सामान, जिस प्रकार हम हॉस्टल में रहते हैं और वहां पर कोई इंस्पेक्शन वगैरह आता है, तो जितना भी फालतू का सामान होता है वो हम बेड के नीचे छिपा देते हैं, अलमारी के अंदर ठूस देते हैं। इसी प्रकार से वहां पर भी, उनके घर पर भी यही आलम था कि जितने भी फालतू की चीजें थी वो सब छिपानी थी, कोई पलंग के नीचे तो कोई अलमारी के पीछे। लेकिन सबसे बड़ा कष्ट उनके सामने क्या था? उनकी बूढ़ी मां। इस बात की ओर न उनका और न उनकी कुशल गृहिणी का ध्यान गया था। मिस्टर श्यामनाथ श्रीमती की ओर घूमकर अंग्रेजी में बोले, मां का क्या होगा? श्रीमती काम करते करते ठहर गई और थोड़ी देर तक सोचने के बाद बोली, इन्हें पिछवाड़े इनकी सहेली के घर भेज दो, रात भर बेशक वहीं रहें, कल आ जाएंगी। तो क्या कहा है उनकी बीवी ने, उनकी धर्मपत्नी ने क्या कहा है कि इन्हें पीछे के रास्ते से इनकी सहेली के घर भेज दो, रात भर वहां ठहर लेंगी। श्यामनाथ सिगरेट मुंह में रखे सिकुड़ी आंखों से श्रीमती के चेहरे की ओर देखते हुए पल भर सोचते रहे, फिर सिर हिलाकर बोले, नहीं, मैं नहीं चाहता कि उस बुढ़िया का आना जाना यहां फिर से शुरू हो। यानी कि वो जो दूसरी बूढ़ी औरत है, जो कि तथाकथित सहेली है श्यामनाथ की मां की, उन्होंने इनकी बोलचाल उनसे बंद करवा दी है, इनका मिलना जुलना ये बंद करवा चुके हैं उनसे। इसीलिए श्यामनाथ कह रहे हैं कि मैं नहीं चाहता कि वो बुढ़िया बार बार यहां पर फिर से आना जाना शुरू करे।
पहले ही बड़ी मुश्किल से बंद किया था। माँ से कहें कि जल्दी ही खाना खा के शाम को ही अपनी कोठरी में चली जाएं। मेहमान कहीं 8 बजे आएंगे, इससे पहले ये अपने काम से निपट लें। मेहमान कितने बजे आने वाले थे दोस्तों? मोस्ट इंपोर्टेंट है, मेहमान आने वाले थे रात में 8 बजे। इसे नोट कर लीजिए। सुझाव ठीक था, दोनों को पसंद आया, मगर फिर सहसा श्रीमती बोल उठी। जो वह सो गई और नींद में खर्राटे लेने लगी तो साथ ही तो बरामदा है जहां लोग खाना खाएंगे। जहां बरामदे में वो लोग खाना खाने वाले थे उसके बगल में ही बूढ़ी माँ का कमरा था। तो श्रीमती जी ने इस पर खेद जताया। उन्होंने कहा कि अगर वो सो गई और खर्राटे की तेज तेज आवाज आई तो दावत में खलल पड़ सकता है। तो इन्हें कैद माफ कीजिएगा, तो इन्हें कह देंगे कि अंदर से दरवाजा बंद कर लें और मैं बाहर से ताला लगा दूंगा, या मां को कह देता हूं कि अंदर जाकर सोए नहीं, बैठी रहें। और क्या, और जो सो गई तो डिनर का क्या मालूम कब तक चले। धर्मपत्नी जी कह रही हैं 11-11 बजे तुम ड्रिंक ही करते रहते हो। श्यामनाथ कुछ खींच उठे और झटकते हुए बोले, अच्छी भली यह भाई के पास जा रही थी, तुमने यूं ही खुद अच्छा बनने के लिए बीच में टांग अड़ा दी। यानी श्यामनाथ की धर्मपत्नी श्रीमती जी सिर्फ लोक लाज के डर से, सिर्फ समाज में दिखावा करने के लिए अपनी बूढ़ी सास को अपने पास में रख रही थी, एक बोझे के रूप में उन्हें ढो रही थी। वाह, तुम माँ और बेटे की बातों में मैं क्यों बुरी बनूं, तुम जानो और वह जाने। मिस्टर श्यामनाथ चुप रहे। यह मौका बहस का न था, समस्या का हल ढूंढने का था। उन्होंने घूमकर मां की कोठरी की ओर देखा। कोठरी का दरवाजा बरामदे में खुलता था। बरामदे की ओर देखते हुए झट से बोले, मैंने सोच लिया। और उन्हीं कदमों मां की कोठरी के बाहर जा खड़े हुए। मां दीवार के साथ एक चौकी पर बैठी थी, दुपट्टे में मुंह सिर लपेटे माला जप रही थी। ये वाली पंक्ति है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब पहली बार बूढ़ी माँ को दिखाया गया है तो वो क्या कर रही थी। उन्होंने दुपट्टे में मुंह और सिर लपेट रखा था और वो माला का जाप कर रही थी। सुबह से तैयारी देखते हुए माँ का दिल भी धड़क रहा था। यहाँ पर माँ के दिल का दर्द दिखाया गया है कि सुबह से उन्हें पता था कि उनके घर में चीफ की दावत होने वाली है, तो सबसे ज्यादा टेंशन मन ही मन उनकी माता श्री को हो रही थी। तो यहां पर दोस्तों एक बूढ़ी माँ का अपने बेटे के प्रति, अपने पुत्र के प्रति, उसकी होने वाली तरक्की के प्रति प्रेम दर्शाया गया है, जो कि उस दंपति को दिखाई नहीं दे रहा है। वो अपने स्वार्थपरता में इतने गिर गए हैं कि उन्हें बूढ़ी माँ जो है एक बेकार सामान की तरह दिखाई पड़ती है। सुबह से तैयारी होते हुए देखते हुए माँ का दिल भी धड़क रहा था। बेटे के दफ्तर का बड़ा साहब घर आ रहा है, सारा काम सुबेते से चल जाए। वो भगवान से यही प्रार्थना करती है, सारा काम अच्छे से निपट जाए। माँ आज तुम खाना जल्दी खा लेना, मेहमान लोग 7:30 बजे आ जाएंगे। यहाँ पर श्यामनाथ जो है वो और आधा घंटा पहले के लिए बोलता है, उनको 8 बजे आने वाले थे, लेकिन वो माँ से कितने बजे आने के लिए कहता है कि मेहमान 7:30 बजे आ रहे हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। एक तो सिंपल पूछा जा सकता है कि मेहमान कितने बजे आने वाले थे, तो हमें 8 बजे लिखना है। और अगर ये प्रश्न इस प्रकार पूछा जाता है कि श्यामनाथ अपनी बूढ़ी माँ से क्या कहते हैं कि मेहमान कितने बजे आएंगे, तो 7:30 वाला ऑप्शन हमें टिक करना है। माँ ने धीरे से मुंह पर से दुपट्टा हटाया और बेटे को देखते हुए कहा, आज मुझे खाना नहीं खाना है बेटा, तुम तो जानते हो मांस मछली बने तो मैं कुछ नहीं खाती। जैसे भी हो अपने काम से जल्दी निपट लेना। और फिर माँ कहती है, अच्छा बेटा। और माँ, हम लोग पहले बैठक में बैठेंगे, उतनी देर तुम यहाँ बरामदे में बैठना, फिर जब हम यहाँ आ जाएं तो तुम गुसल खाने के रास्ते बैठक में चली जाना। माँ अवाक बेटे के चेहरे की तरफ देखने लगी, फिर धीरे से बोली, अच्छा बेटा। और माँ, आज जल्दी सो नहीं जाना, तुम्हारे खर्राटों की आवाज
दूर तक जाती है। माँ लज्जित से आवाज में बोली, क्या करूं बेटा, मेरे बस की बात नहीं है। जब मैं बीमारी से उठी ही नाक से सांस नहीं ले सकती। मिस्टर श्यामनाथ ने इंतजाम तो कर दिया, फिर भी उनकी उधेड़बुन खत्म नहीं हुई। फिर चीफ अचानक उधर आ निकला तो 8-10 मेहमान होंगे, देसी अफसर, उनकी स्त्रियां होंगी, कोई भी गुसल खाने की तरफ जा सकता है। शोभ और क्रोध से वह झुंझलाने लगे। एक कुर्सी को उठाकर बरामदे में कोठरी के बाहर रखते हुए बोले, आओ माँ, इस पर जरा बैठो। तो माँ माला संभालती, पल्ला ठीक करती उठी और धीरे से कुर्सी पर आकर बैठ गई। यूं नहीं माँ, टांगे ऊपर चढ़ाकर नहीं बैठते, यह खाट नहीं है। माँ ने टांगे नीचे उतार ली। और खुदा के वास्ते नंगे पांव नहीं घूमना, न ही वहां खड़ाऊ पहनकर सामने आना। किसी दिन तुम्हारी यह खड़ाऊ उठाकर मैं बाहर फेंक दूंगा। माँ चुप रही। कपड़े कौन सी पहनोगी माँ? जो है वही पहनूंगी बेटा, जो कहो पहन लूं। मिस्टर श्यामनाथ सिगरेट मुंह में रखे, फिर अधखुली आंखों से माँ की ओर देखने लगे और माँ के कपड़ों की सोचने लगे। श्यामनाथ हर बात में तरतीब चाहते थे। घर का संचालन उनके हाथों में था। खूंटियां कमरों में कहां लगाई जाएं, बिस्तर कहां पर बिछे, किस रंग के पर्दे लगाए जाएं, श्रीमती कौन सी साड़ी पहने, मेज किस साइज की हो। श्यामनाथ की चिंता थी कि अगर चीफ का साक्षात मां से हो गया तो कहीं लज्जित न होना पड़े। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी टेंशन श्यामनाथ की यही थी। माँ को सिर से पांव तक देखते हुए, तुम सफेद कमीज और सफेद सलवार पहन लो माँ, पहन के आओ तो जरा देखूं। माँ धीरे से उठी और अपनी कोठरी में कपड़े पहनने चली गई। यह माँ का झमेला ही रहेगा। उन्होंने फिर अंग्रेजी में अपनी स्त्री से कहा, कोई ढंग की बात हो तो भी कोई कहे, अगर कहीं कोई उल्टी सीधी बात हो गई, चीफ को बुरा लगा तो सारा मजा जाता रहेगा। माँ सफेद कमीज और सफेद सलवार पहनकर बाहर निकली। छोटा सा कद, सफेद कपड़ों में लिपटा छोटा सा सूखा हुआ शरीर, धुंधली आंखें, केवल सिर के आधे झड़े हुए बाल पल्ले की ओट में छिप पाए थे। पहले से कुछ ही कम कुरूप नजर आ रही थी। चलो ठीक है, कोई चूड़िया वूड़िया हो तो वो भी पहन लेना, कोई हर्ज नहीं। चूड़िया कहां से लाऊं बेटा, तुम तो जानते हो सब जेवर तुम्हारी पढ़ाई में बिक गए। और ये बात जो है, ये वाक्य जो है वो श्यामनाथ को तीर की तरह लगता है। वह तिनक कर बोला, यह कौन सा राग छेड़ दिया माँ, सीधा कह दो नहीं है जेवर, बस। इससे पढ़ाई वढ़ाई का क्या ताल्लुक है। जो जेवर बिका, जो कुछ बनकर ही आया हूं। जेवर बिके हैं तो मैं कुछ ना कुछ बनकर ही आया हूं। निरा तो नहीं लौट आया, जितना दिया था उससे दुगना ले लेना। अब यहां पर बेटा जो है वो मां को कीमत अदायगी की बात कर रहा है। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी स्वार्थपरता की यहां पर बात लिखी है भीष्म सानी जी ने। मेरी जीभ जल जाए बेटा, तुमसे जेवर लूंगी, मेरे मुंह से यूं ही निकल गया, जो होते तो लाख बार पहनती। 5:30 बज चुके थे। अभी मिस्टर श्यामनाथ को खुद भी नहा धोकर तैयार होना था। श्रीमती कब की अपने कमरे में जा चुकी थी। श्यामनाथ जाते हुए एक बार फिर माँ को हिदायत करते गए, माँ रोज की तरह गुमसुम बन के नहीं बैठी रहना। अगर साहब इधर आ निकले और कोई बात पूछे तो ठीक तरह से जवाब दे देना। मैं न पढ़ी न लिखी बेटा, मैं क्या बात करूंगी, तुम कह देना माँ अनपढ़ है, कुछ जानती समझती नहीं, वह नहीं पूछेगा। 7 बजते बजते माँ का दिल धक धक करने लगा। अगर चीफ सामने आ गया और उसने कुछ पूछा तो वह क्या जवाब देंगी। अंग्रेजी को तो दूर से ही देखकर घबरा उठती हैं। अंग्रेज को देखकर वो दूर से ही माताश्री घबरा जाती हैं। यह तो अमरीकी है, न मालूम क्या पूछे। श्यामनाथ का बॉस जो है वो कौन था, वो अमरीकी था। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। मैं क्या कहूंगी। माँ का जी चाहा कि चुपचाप पिछवाड़े
विधवा सहेली के घर चली जाए, मगर बेटे के हुक्म को कैसे टाल सकती थी। चुपचाप कुर्सी पर टांगे लटकाए वहीं बैठी रही। एक कामयाब पार्टी वही है जिसमें ड्रिंक कामयाबी से चल जाए। श्यामनाथ की पार्टी सफलता के शिखर चूमने लगी। वार्तालाप उसी रो में बह रहा था जिस रो में भरे गिलास भरे जा रहे थे। रो का अर्थ यहां पर धारा है दोस्तों। रो का अर्थ पूछ ले तो धारा लिखकर आइएगा। कहीं कोई रुकावट न थी, कोई अड़चन न थी। साहब को विस्की पसंद आई थी, मेम साहब को पर्दे पसंद आए थे, सोफा कवर का डिजाइन पसंद आया था, कमरे की सजावट पसंद आई थी। इससे बढ़कर क्या चाहिए। साहब तो ड्रिंक के दूसरे दौर में ही चुटकुले और कहानियां कहने लगे थे। दफ्तर में जितना रोब रखते थे यहां पर उतने ही दोस्त परवर हो रहे थे। और उनकी स्त्री काला गाउन पहने, गले में सफेद मोतियों का हार, सेंट और पाउडर की महक से ओतप्रोत कमरे में बैठी सभी देसी स्त्रियों की आराधना का केंद्र बनी हुई थी। बात बात पर हंसती, बात बात पर सिर हिलाती और श्यामनाथ की स्त्री से तो ऐसे बातें कर रही थी जैसे उनकी पुरानी सहेली हो। और इसी रो में पीते पिलाते 10:30 बज गए। कितने बज गए? 10:30 बज गए। वक्त गुजरते पता ही न चला। आखिर सब लोग अपने अपने गिलासों में से आखिरी घूंट पीकर खाना खाने के लिए उठे और बैठक से बाहर निकले। आगे आगे श्यामनाथ रास्ता दिखाते हुए, पीछे चीफ और दूसरे मेहमान। बरामदे में पहुंचते ही श्यामनाथ सहसा ठिठक गए। जो दृश्य उन्होंने देखा उनकी टांगे लड़खड़ा गई। श्यामनाथ की टांगे क्यों लड़खड़ाई? और क्षण भर में सारा नशा हिरन होने लगा। बरामदे में एन कोठरी के बाहर मां अपनी कुर्सी पर ज्यों की त्यों बैठी थी, मगर दोनों पांव कुर्सी की सीट पर रखे हुए थे और सिर दाएं से बाएं और बाएं से दाएं झूल रहा था और मुंह में से लगातार खराटों की आवाजें आ रही थी। जब सिर कुछ देर के लिए टेढ़ा होकर एक तरफ को थम जाता तो खराटे और भी गहरे हो जाते और फिर जब झटके से नींद टूटती तो सिर फिर दाएं से बाएं झूलने लगता। पल्ला सिर पर से खिसक आया था और मां के झरे हुए बाल आधे गंदे सिर पर अस्त-व्यस्त बिखर रहे थे। देखते ही श्यामनाथ क्रुद्ध हो उठे। जी चाहा कि मां को धक्का देकर उठा दें और उन्हें कोठरी में धकेल दें, मगर ऐसा करना संभव न था। चीफ और बाकी मेहमान पास खड़े थे। तो क्रुद्ध होकर श्यामनाथ का क्या जी चाहा था? ये वाली पंक्ति इंपॉर्टेंट है। इसमें 4-5 अलग अलग टाइप के वो ऑप्शन देकर पूछ सकता है कि श्यामनाथ का जी क्या चाहा था। इसे भी नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। मां को देखते ही देसी अफसरों की कुछ स्त्रियां हंस दी तो इतने में चीफ ने धीरे से कहा, पुअर डियर। चीफ ने क्या कहा था? पुअर डियर कहकर संबोधित किया था। यह भी इंपॉर्टेंट है। मां हड़बड़ा के उठी। सामने खड़े इतने लोगों को देखकर ऐसी घबराई कि कुछ कहते न बना। झट से पल्ला सिर पर रखती हुई खड़ी हो गई और जमीन को देखने लगी। उनके पांव लड़खड़ाने लगे और हाथों की उंगलियां थरथर कांपने लगी। मां, तुम जाके सो जाओ। तुम क्यों इतनी देर तक जाग रही थी? और खिसियाई हुई नजरों से श्यामनाथ चीफ के मुंह की ओर देखने लगे। चीफ के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वे वहीं खड़े खड़े बोले, नमस्ते। मां ने झिझकते हुए अपने में सिमटते हुए दोनों हाथ जोड़े, मगर एक हाथ दुपट्टे के अंदर माला को पकड़े हुए था, दूसरा बाहर। ठीक तरह से नमस्ते भी न कर पाई। श्यामनाथ इस पर भी खिन्न हो उठे। इतने में चीफ ने अपना दाया हाथ मां हाथ मिलाने के लिए मां के आगे किया। मां और भी घबरा उठी। मां, हाथ मिलाओ। श्यामनाथ उनको कहता है, मां हाथ मिलाओ। पर हाथ कैसे मिलाती? दाएं हाथ में तो माला थी। कौन से हाथ में माला थी दोस्तों? दाएं हाथ में माला थी। इंपॉर्टेंट है, बार बार ये आया है और ये प्रश्न पूछे जाने लायक है। घबराहट में मां ने बायां हाथ ही
साहब के दाएं हाथ पर रख दिया। श्यामनाथ दिल ही दिल में जल उठे। देसी अफसरों की स्त्रियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। यूं नहीं मां, तुम तो जानती हो दायां हाथ मिलाया जाता है, दायां हाथ मिलाओ। मगर तब तक चीफ मां का बायां हाथ ही बार बार हिलाकर कह रहे थे, हाउ डू यू डू, कहो मां मैं ठीक हूं, खैरियत से हूं। मां कुछ बड़बड़ाई। मां कहती है, मैं ठीक हूं, कहो मां, हाउ डू यू डू। मां ने धीरे से सकुचाते हुए बोली, हाउ डू डू। एक बार फिर कह कहा उठा। वातावरण हल्का होने लगा। साहब ने स्थिति संभाल ली थी। लोग हंसने चहकने लगे थे। श्यामनाथ के मन का भी शोभ कुछ कुछ कम होने लगा था। साहब अपने हाथ में मां का हाथ अब भी पकड़े हुए थे और मां सिकुड़ी जा रही थी। साहब के मुंह से शराब की बू आ रही थी। श्यामनाथ अंग्रेजी में बोले, मेरी मां गांव की रहने वाली है, उम्र भर गांव में रही है, इसलिए आपसे लजाती है। साहब इस पर खुश नजर आए। बोले, सच मुझे गांव के लोग बहुत पसंद हैं। तब तो तुम्हारी मां गांव के गीत और नाच भी जानती होंगी। चीफ खुशी से सिर हिलाते हुए मां को टकटकी बांधे देखने लगे। मां, साहब कहते हैं कोई गाना सुनाओ, कोई पुराना गीत, तुम्हें तो कितने ही याद होंगे। मां धीरे से बोली, मैं क्या गाऊंगी बेटा, मैंने कब गाया है। वाह मां, मेहमान का कहा भी कोई टालता है। साहब ने तो इतना रीझ से कहा है, नहीं गाओगी तो साहब बुरा मानेंगे। मैं क्या गाऊं बेटा, मुझे क्या आता है। वाह, कोई बढ़िया टप्पे सुना दो, दो पत्तर अनारा दे। तो कौन से टप्पे सुनाने के लिए श्यामनाथ कहता है, दो पत्तर अनारा दे, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। श्यामनाथ माता जी को कौन सा गीत गाने के लिए कहता है। देसी अफसर और उनकी स्त्रियों ने इस सुझाव पर तालियां पीटी। मां कभी दीन दृष्टि से बेटे के चेहरे को देखती, कभी पास खड़ी बहू के चेहरे को। इतने में बेटे ने गंभीर आदेश भरे लहजे में कहा, मां। इसके बाद हाँ या ना का सवाल ही ना उठता था। मां बैठ गई और क्षीण दुर्बल लरजती आवाज में एक पुराना विवाह का गीत गाने लगी। अब मां ने कौन सा गीत गाया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है। हरिये नी माए हरिये नी बहने, हरिये हरिया ते पागी परिया है। ये जो है ये गीत उसकी मां गाती है, श्यामनाथ की मां गाती है ये वाला गीत। और श्यामनाथ गाने के लिए कौन सा कहता है, दो पत्तर अनारा दे। तो दोनों गीत जो हैं वो मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। घुमा के क्वेश्चन पूछ लेगा और फिर डाउट में आ जाएंगे कि कौन सा लिखें। तो श्यामनाथ कहता है गाने के लिए दो पत्तर अनारा दें, और मां गाती है हरिये नी माए हरिये नी बहने, हरिये ते पागी परिया है। ये गाती है श्यामनाथ की माता जी। देसी स्त्रियां खिलखिला के हंस उठी। 3 पंक्तियां गा के मां चुप हो गई। कितनी पंक्तियां गाई थी दोस्तों, 3 पंक्तियां। आजकल ऐसे प्रश्न बहुत आ रहे हैं, समय का, उम्र का, और कितनी पंक्तियां किसने गाई, कितने गीत किसने गाए। जैसा कि नाटक में हमने देखा, स्कंदगुप्त नाटक में किसने कितने गीत गाए हैं, ऐसा प्रश्न भी आ चुका है। बरामदा तालियों से गूंज उठा। साहब तालियां पीटना बंद ही न करते थे। श्यामनाथ की खींच प्रसन्नता और गर्व में बदल उठी थी। मां ने पार्टी में नया रंग भर दिया था। तालियां थमने पर साहब बोले, पंजाब के गांवों की दस्तकारी क्या है। श्यामनाथ खुशी से झूम रहे थे। बोले, ओ बहुत कुछ साहब, मैं आपको एक सेट उन चीजों का भेंट करूंगा, आप उन्हें देखकर खुश होंगे। मगर साहब ने सिर हिलाकर अंग्रेजी में फिर पूछा, नहीं, मैं दुकानों की चीज नहीं मांगता। पंजाबियों के घरों में क्या बनता है, औरतें खुद क्या बनाती हैं। श्यामनाथ कुछ सोचते हुए बोले, लड़कियां गुड़िया बनाती हैं और फुलकारियां बनाती हैं। तो लड़कियां क्या बनाती हैं पंजाब के घरों में दोस्तों। श्यामनाथ ने क्या जवाब दिया था, गुड़िया और फुलकारियां। ये दोनों याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है अब की बार एग्जाम में। फुलकारी क्या, श्यामनाथ फुलकारी का मतलब समझाने की असफल चेष्टा करने के बाद मां से बोले, क्यों मां,
कोई पुरानी फुलकारी घर में है? मां चुपचाप अंदर गई और अपनी पुरानी फुलकारी उठा लाई। साहब बड़ी रुचि से फुलकारी देखने लगे। पुरानी फुलकारी थी, जगह जगह से तागे टूट रहे थे और कपड़ा फटने लगा था। साहब की रुचि को देखकर श्यामनाथ बोले, यह फटी हुई है साहब, मां आपको नई बनवा दूंगा। मां बना देगी। क्यों मां? साहब को फुलकारी बहुत पसंद है, इन्हें ऐसी ही फुलकारी बना दोगी ना? मां चुप रही, फिर डरते डरते धीरे से बोली, अब मेरी नजर कहां है बेटा, बूढ़ी आंखें क्या देखेंगी। मगर मां का वाक्य बीच में ही तोड़ते हुए श्यामनाथ साहब से बोले, वह जरूर बना देंगी, आप उसे देखकर खुश होंगे। तो श्यामनाथ जो है वो मां को बीच में ही टोकता है और कहता है कि आपके लिए तो जरूर बनाएगी मां, और बहुत अच्छी आपके लिए फुलकारी बनाकर देगी। साहब ने सिर हिलाया, धन्यवाद किया और हल्के हल्के झूमते हुए खाने की मेज की ओर बढ़ गए। बाकी मेहमान भी उनके पीछे पीछे ही हो लिए। जब मेहमान बढ़ गए और मां पर से सबकी नजर हट गई तो मां धीरे से कुर्सी पर से उठी और सबसे नजरें बचाती हुई अपने कोठरी में चली गई। मगर कोठरी में बैठने की देर थी कि आंखों में छल छल आंसू बहने लगे। वह दुपट्टे से बार बार उन्हें पोंछती और वह बार बार उमड़ आते, जैसे बरसों का बांध तोड़कर उमड़ आए हों। मां ने बहुतेरा दिल को समझाया, हाथ जोड़े, भगवान का नाम लिया, बेटे के चिरायु होने की प्रार्थना की, बार बार आंखें बंद की, मगर आंसू बरसात के पानी की तरह जैसे थमने में ही न आते थे। आधी रात का वक्त होगा। मेहमान खाना खाकर एक एक करके जा चुके थे। तभी मां दीवार से सटकर बैठी, आंखें फाड़े दीवार को देखे जा रही थी। घर के वातावरण में तनाव ढीला पड़ चुका था। मुहल्ले की निस्तब्धता श्यामनाथ के घर भरी छा चुकी थी। केवल रसोई की प्लेटों की खनकने की आवाज आ रही थी। तभी सहसा मां की कोठरी का दरवाजा जोर से खटकने लगा। मां दरवाजा खोलो। मां का दिल बैठ गया, हड़बड़ा कर उठ बैठी। क्या मुझसे कोई भूल हो गई? मां कितनी देर से अपने आप को कोस रही थी कि क्यों उन्हें नींद आ गई, क्यों वह ऊँघने लगी। क्या बेटे ने अभी तक क्षमा नहीं किया? मां उठी और कांपते हाथों से दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही श्यामनाथ झूमते हुए आगे बढ़ आए और मां को आलिंगन में भर लिया। ओ अम्मी, तुमने तो आज रंग ला दिया। साहब तुमसे इतना खुश हुआ कि क्या कहूं। ओ अम्मी अम्मी। मां की छोटी सी काया सिमट कर बेटे के आलिंगन में छिप गई। मां की आंखों में फिर आंसू आ गए। उन्हें पोंछती हुई धीरे से बोली, बेटा तुम मुझे हरिद्वार भेज दो, मैं कब से कह रही हूं। मां श्यामनाथ से कहां जाने की बात करती है? हरिद्वार जाने की। और ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, नोट कर लीजिए। श्यामनाथ का झूमना सहसा बंद हो गया और उनकी पेशानी पर फिर तनाव के बल पड़ने लगे। उनकी बाहें मां के शरीर पर से हट आई। क्या मां, क्या कहा? यह कौन सा राग तुमने फिर छेड़ दिया? श्यामनाथ का क्रोध बढ़ने लगा था। बोलते गए, तुम मुझे बदनाम करना चाहती हो ताकि दुनिया कहे कि बेटा मां को अपने पास नहीं रख सकता। नहीं बेटा, अब तुम अपनी बहू के साथ जैसा मन चाहे रहो। मैंने अपना खा पहन लिया, अब यहाँ क्या करूंगी? जो थोड़े दिन जिंदगानी के बाकी हैं, भगवान का नाम लूंगी। तुम मुझे हरिद्वार भेज दो। तुम चली जाओगी तो फुलकारी कौन बनाएगा? यहां पर भी अपनी स्वार्थपरता दर्शाई है। श्यामनाथ की स्वार्थपरता को दर्शाया है। भीष्म साहनी जी ने बहुत बखूबी तरीके से दर्शाया है। जब वो माता हरिद्वार जाने के लिए बोलती है, तब भी श्यामनाथ उसको कहता है कि तुम चली जाओगी तो हरिद्वार चली जाओगी तो फुलकारी कौन बनाएगा? साहब से तुम्हारे सामने ही फुलकारी देने का इकरार किया है। मेरी आंखें अब नहीं बेटा जो फुलकारी बना सकूं। तुम कहीं और से बनवा लो, बनी बनाई ले लो। मां, तुम मुझे धोखा देके यूं चली जाओगी, मेरा बनता काम बिगाड़ोगी। जानती नहीं, साहब खुश होगा तो मुझे तरक्की मिलेगी।
माँ चुप हो गई, फिर बेटे के मुंह की ओर देखती हुई बोली, क्या तेरी तरक्की होगी? क्या साहब तेरी तरक्की करेगा? क्या उसने कुछ कहा है? कहा नहीं, मगर देखती नहीं कितना खुश हो गया था। कहता था, जब तेरी माँ फुलकारी बनाना शुरू करेगी तो मैं देखने आऊंगा कि कैसे बनाती है। जो साहब खुश हो गया तो मुझे इससे बड़ी नौकरी भी मिल सकती है, मैं बड़ा अफसर बन सकता हूं। माँ के चेहरे का रंग बदलने लगा, धीरे धीरे उनका झुर्रियों भरा मुंह खिलने लगा, आंखों में हल्की हल्की चमक आने लगी। तो तेरी तरक्की होगी बेटा, तरक्की यूं ही हो जाएगी। साहब को खुश रखूंगा तो कुछ करेगा, वरना उसकी खिदमत करने वाले और थोड़े हैं। तो मैं बना दूंगी बेटा, जैसे बन पड़ेगा बना दूंगी। यहां पर एक बूढ़ी माँ का, जो कि अपनी पूरी उम्र अपने बेटे को पढ़ाने लिखाने में बिता चुकी है, अपने सारे गहने बेच चुकी है, उसके बावजूद उसका बेटा उसे कुछ नहीं समझता है। एक बेकार सामान के अलावा, एक बेकार सामान से बढ़कर अपनी माँ को कुछ नहीं समझता है। उसके प्रति माँ का यह निस्वार्थ प्रेम दिखाने में भीष्म साहनी एकदम पूरी तरह से कामयाब हुए हैं। वहीं दूसरी ओर स्वार्थ परता दर्शाने में श्यामनाथ और उनकी धर्म पत्नी की स्वार्थपरता को दर्शाने में उतने ही अधिक कामयाब यहां पर दिखाई पड़ते हैं। और मां दिल ही दिल में फिर बेटे की उज्जवल भविष्य की कामनाएं करने लगी। और मिस्टर श्यामनाथ, अब सो जाओ कहते हुए, तनिक लड़खड़ाते हुए अपने कमरे की ओर घूम गए। यहां पर यह कहानी समाप्त होती है। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे, मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। उनको अगर आप तैयार कर लोगे तो इस कहानी से आने वाला एक भी प्रश्न आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है दोस्तों। और जाते जाते आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप लोग वीडियो को पूरा देखा कीजिए, लाइक करा कीजिए, कमेंट अवश्य कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इससे फायदा मिले। और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब अवश्य कर ले, क्योंकि इसी तरह मैं आप लोगों को मनोरंजन पूर्ण तरीके से पढ़ाऊंगा। बहुत ही बेबाकी से मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, जिससे पढ़ने में भी आप लोगों का मन लगेगा और समग्र विवेचन, पूरा विवरण आपको एक एक लाइन का मैं दूंगा। इसीलिए बने रहिए मेरे साथ में। अगली क्लास जो है वो रीतिकाल की होने वाली है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।